हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की फुल लेक्चर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का है, जिसमें वेक्टर का अच्छा एप्लीकेशन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड से थ्रो किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया, थ्रो किया गया है। और ए बी और सी डी ये जो दिख रहे हैं ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और बी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना। तो आपको सी डी और ए बी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैसे ट्राई कर सकते हैं इसको? तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। और हम लोग ये बोलेंगे कि एस वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है? यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वेक्टर फॉर्म में। अब अगर आप इस मोशन को स्टडी करो तो ये जो ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर होगा? अगर किसी टाइम टी पे बात करें तो ओ ए वेक्टर यू टी वेक्टर ही होगा, जहां पर यू 30 मीटर पर सेकेंड है। अगर इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना लग रहा होता तो ये ए पर ही तो पहुंच जाता ना, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो ओ ए वेक्टर किसके बराबर होगा? यू टी वेक्टर के बराबर। एस वेक्टर क्या होगा? इस पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पार्टिकल कहां से कहां तक पहुंचा है? ये ओ से बी तक पहुंचा है। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर होगा आपके पास एस वेक्टर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ओ ए बी में इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये कौन सा वेक्टर होगा? ये ए बी जो वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए वेक्टर, क्योंकि ट्राइंगल लॉ फॉलो करना है ना वेक्टर को, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी फॉलो होनी है। तो एक वेक्टर है अपने पास ये एस वेक्टर और ये वेक्टर है यूटी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर फिर क्या हो जाएगा? हाफ ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर, मतलब कि बी तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम लगा होगा, है ना। तो इसको टी बी यहां पर कर देते हैं कि इस पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को जितना टाइम लगा। ठीक, और ऐसे ही सेम लॉजिक से सी डी कितना हो जाएगा, है ना। सी डी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हाफ ए वेक्टर इंटू फिर ये डी तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा। ठीक, तो क्योंकि यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी ना, ओसी हो जाएगा यू इंटू टी डी वेक्टर, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना। और ओडी होगा उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये सी डी क्या होगा? यही वाला वेक्टर हो जाएगा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग से बोला जाए कि मैग्नीट्यूड बताना है हमें सी डी अपॉन ए बी का। ठीक, तो सी डी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से ए वेक्टर तो माइनस जी वेक्टर ही रहेगा, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हो जाएगा 1/2 जी इंटू टी डी का स्क्वायर अपॉन 1/2 जी इंटू टी बी का स्क्वायर। ठीक, और टी डी क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि डी तक पहुंचने में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर होगा। और टी बी क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। तो आंसर कितना आ गया इस रेशियो का? आंसर आ गया 4। तो एक वेक्टर का अच्छा एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में, और आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, फिर अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। तो दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे देते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इसमें ये भी स्केलर, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर। तो जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, लेकिन ये अप्लाई किसके लिए होता है? वेक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि दो स्केलर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। हम लेते दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है वो स्केलर आता है। और अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं? देखो, एक तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी तो मॉड है तो पॉजिटिव होंगी। तो अगर थीटा एक्यूट होगा, अगर थीटा एक्यूट होगा तो ए डॉट बी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो ए डॉट बी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल के लिए यानी कि पाई/2 से पाई के लिए कॉस थीटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो ए डॉट बी कैसा आएगा? नेगेटिव।
और अगर थीटा पाई बाई 2 होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो ये सब कंक्लूजन तो आप यहीं से ही निकाल सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने यही लिखा है कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर दूसरा पॉइंट, इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एक्यूट। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में देखो कि वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है, यानी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो आप तुरंत ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कर देना। और ऐसे ही ऑब्ट्यूज के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ए डॉट बी लेस देन 0। ठीक। उसके बाद अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी 0 का मतलब क्या होगा, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ए डॉट बी 0 ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए, लेकिन अगर वेक्टर्स नॉन जीरो हैं और तब ए डॉट बी 0 आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ वेक्टर्स को चेक करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं ना। तो इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, सिंपल से पॉइंट है, फिजिक्स में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। फिर ये सिंपल सा पॉइंट है कि ए डॉट बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो मॉड ए मॉड बी आ सकती है। और सही बात भी है कि भाई ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ए डॉट बी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मॉड ए मॉड बी, या फिर उससे छोटा रहेगा ना। तो यही चीज इस पॉइंट में लिखी हुई है। ठीक। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो दोनों सेम ही चीज लिखी हुई, यानी कि ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है। उसके बाद अगर किसी वेक्टर के अंदर कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है और आपको डॉट लेना है ए डॉट लैम्डा बी, तो इस लैम्डा को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सब सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन को इजी करेंगे। तो किसी पॉइंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है ना। तो लैम्डा बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी। कोई भी स्केलर हो, कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हो कि से 2a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर, तो सिंपली हम लोग इसको क्या, दोनों स्केलर्स को बाहर निकालना है, तो 6 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्केलर बाहर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है कि ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ए का इसके साथ डॉट ले लो और ए का इसके साथ डॉट ले लो, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक। तो वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप, ये कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हो गया, मॉड आई कैप मॉड आई कैप, और एक वेक्टर का खुद से एंगल कितना होगा, 0। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं, तो तीनों चीजें तो यहाँ पर 1 हो गई, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही ये भी 1 आ गया, ऐसे ही ये भी 1 हो गया। और आई कैप डॉट जे कैप 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2। तो दो वेक्टर्स के बीच में जब एंगल पाई बाई 2 होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा ना। अगेन अ वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ए डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। तो इसको हमें दोनों ही डायरेक्शन में यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी हो सकता है हमें यहां से यहां जाना पड़े, और कभी हो सकता है हमें यहां से यहां आना पड़े। ठीक है। और कभी कभी इसी को ये लोग ए वेक्टर के स्क्वायर को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये आपको समझ जाना है कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या लिखा हुआ है, मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसे भी कहीं पर लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। और यहाँ कैसे रहा, मॉड ए कॉस 0, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद कई चीजें हैं, जैसे वेक्टर में मान लो कहीं पर आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ये आपको सिंप्लीफाई करना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग ये देख के आए हैं कि किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखा हो तो उसको इस टाइप से ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो यहां पर ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ए डॉट ए, फिर क्या आएगा, ए डॉट बी, फिर क्या आएगा, बी डॉट ए, और फिर आएगा बी डॉट बी। ठीक। अब फिर से वही चीज यूज करो, ए डॉट ए को लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर,
ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 2a डॉट बी और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर, है ना। तो यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और यहां पर माइनस हो तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये रिजल्ट अपने दिमाग में रहना चाहिए। और ये चीज भी आपने यहाँ पर गौर की होगी कि जैसे यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करो, बस ए और फिर बीच में क्या है डॉट, तो ए डॉट ए लिख दिया, ठीक, ए इंटू ए नहीं लिखा, ए डॉट ए लिख दिया, ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी, ठीक। तो यही चीजें देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको एज अ रिजल्ट आप याद रखना चाहो, दिमाग में तो रहना ही चाहिए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। और ऐसे ही इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले लॉजिक से ही सोचो, या फिर ऐसे सोचो कि इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो अब डायरेक्ट लिखें अगर, तो ए डॉट ए कितना आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए डॉट बी आएगा, फिर कितना आएगा प्लस का बी डॉट ए आएगा, है ना, और फिर कितना आएगा माइनस का बी डॉट बी, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का मॉड बी का स्क्वायर। तो ए डॉट बी, बी डॉट ए बराबर होते हैं और साइन यहाँ पर ऑपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चीज आ जाएगी ना। तो ये सब सिंपल सी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसे ही कहीं यहाँ पर ये हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये कितना आएगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप ऐसे लिख लेना कहीं जरूरत पड़े कि ए प्लस बी प्लस सी, आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी सोच सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, अब सोचो अगर, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले सोचो, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, है ना। सेम वही फॉर्मूला सोचो, जहां पर ए स्क्वायर आता था अब की वहां पर ए डॉट ए आएगा, और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है। और जैसे वहां पर 2a भी आता था तो अब यहाँ पर 2a डॉट बी आएगा, ये प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्लियर होगा, आगे रिजल्ट ऐसा है तो आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर दो वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो करेंगे तो वही काम कि नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे, वही ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, वही नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, तो ए वन बी वन आई कैप डॉट आई कैप, है ना। मतलब अगर मैं पहला टर्म लिखूं इसका, तो ए वन बी वन, सारे लिखूंगा नहीं, बस एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो यहां से कितना आएगा ए वन बी वन, है ना। अब जब ए वन आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप आएगा, आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा, ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जब जे कैप का खुद के साथ डॉट हो रहा होगा तब तो वो जे डॉट जे वन हो जाएगा और कोफिशिएंट आ जाएगा ए टू बी टू, बाकी सब जगह जीरो हो जाएगा, ऐसे ही के कैप में होगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दें, जे कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दें, और के कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा। और मान लो कि तुम्हें ये वेक्टर्स दिए हों और इनके बीच का एंगल निकाल लो, तो अब ए डॉट बी लिखने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये है और दूसरा ए डॉट बी लिखने का तरीका क्या है, इससे तो तुम्हारी पूरी ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ए डॉट बी लिखने का तरीका क्या है, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक। तो कभी भी एंगल निकालना हो वेक्टर्स के बीच का तो हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हो, ठीक। अब ये देखें, एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं और इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना होगा,
जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। तो आई को आई वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, जे को जे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 -8, और -1 इंटू लैम्डा, माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, सिंपली लैम्डा आ गया -4। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूपीटीयू या स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है ना कभी कभी, अगर किस्मत अच्छी होती है तो। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करो और खुशी मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा क्वेश्चन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया। उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अभी अभी लिखा था हम लोग ने थोड़ी देर पहले, तो मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, नॉर्मली जैसे निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4, और 3 × 1 = 3। ठीक, अपॉन मॉड ए, तो मॉड ए कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं चलो, 1 + 4 + 9, और मॉड बी कितना आ जाएगा, 9 + 4 + 1। ठीक, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया, यहां से कॉस थीटा आ गया 10 अपॉन, और नीचे कितना आ रहा है, 9 और 4 13, 114, दोनों जगह √14 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 5/7। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। तो कभी भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना हो तो वी विल ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये क्वेश्चन है, A and B are two vectors such that mod of A plus B is equals to mod of A minus B, then find angle between A vector and B vector। देखो कभी भी वेक्टर्स में मॉड वाली इक्वेशन दे रखी हो, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायरिंग करके वो जो फॉर्मूले सीखे थे वो लगाने की कोशिश करो। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, और फिर क्या था, +2a.b। ठीक, और ऐसे ही आ गया मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, -2a.b। कभी भी ऐसा कुछ मॉड की इंफॉर्मेशन दी हो तो तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायरिंग करके कुछ हो सकता है क्या। फिर ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a डॉट बी इधर आ जाएगा, ये भी, तो ये आ जाएगा 4a.b इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a डॉट बी 0 आ गया, और a डॉट बी 0 आ गया, यानी कि वेक्टर्स के बीच का एंगल जो हमें निकालना था वो कितना हो गया, वो हो गया π/2, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे, मॉड में इंफॉर्मेशन दी हो तो हमें क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना होता है। ठीक, उसके बाद एक ये दे रखा है कि इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 एंड mod a is equals to 3, mod b is equals to 5, mod c is equals to 7, find angle between a vector and b vector। ये सिंबल एंगल का होता है, बता चुका हूं आपको। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो और किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा हो, तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा हो उनको एक साइड रखो और बाकी वाले को दूसरी साइड भेज दो। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो वेक्टर होगा ना, वो ऑब्वियस है। तो हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए और बी को एक साइड रखा और सी को दूसरी साइड भेज दिया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ने दोनों साइड मॉड ले लिया, तो क्या जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस सी, और मॉड ऑफ माइनस सी मॉड ऑफ सी के बराबर होगा। और ऐसा कुछ भी दिखे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो मतलब पहले हम लोग ने दोनों साइड मॉड लिया और फिर उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये कितना होता है, ये होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर +2a.b इज इक्वल्स टू मॉड सी का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर अपने पास पता है, वो हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 25 + 2 मॉड ए, चलो लिख लेते हैं मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा जो निकालना है हमें,
और ये हो जाएगा 49। तो 25 और 9 34 होगा, और 49 से उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 बचेगा, और इधर से देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 इंटू मॉड ए कितना है, 3 है, मॉड बी 5 है, और इंटू कॉस थीटा, और ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया था, कितना हम लोग ने जोड़ा था, 15 जोड़ा था। ठीक, तो ये और 3 5 जा 15 कैंसिल हो गए, तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया 1/2। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया पाई/3, है ना। अगर मान लो बी और सी के बीच में एंगल चाहिए होता, तो बी और सी को एक साइड रखते और ए को दूसरी साइड भेज देते। ठीक है, तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए लिख लेते उस केस में, है ना। तो ऐसे करके ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद ये एक क्वेश्चन है उसी थीम में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है और ये मॉडुलस दे रखे हैं और ये निकालना है। तो इसको देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है कि हमें ये दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और ये निकालना है। तो ये कैसे आ जाएगा, अगर हम लोग ने शुरुआत में लेक्चर में बात की थी, ये ऐसे आ जाएगा कि जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो यहां पर हम लोग ने इसको ऐसे लिख लिया, इज इक्वल्स टू 0 मॉड लेके स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और फिर इसको ओपन कर दिया। तो ये क्या आता था, हम लोग ने लिखा था मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, जहां पर ऐसे आता है नॉर्मल फॉर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मॉड वाले टर्म उधर जाके माइनस में जाएंगे, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, मॉड ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, मॉड बी का स्क्वायर 16, और ये कितना आ जाएगा 25, और ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड में आएगा, तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, तो बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 50 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -25 आ गई। ठीक, तो जो चीज निकालनी होती है, अब अगर एंगल निकालना होता तो उस टाइप से सोचते, यहाँ पर ये चीज निकालनी थी तो बिना किसी को भेजे हम लोग ने डायरेक्ट दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और अपना आंसर आ गया -25। ठीक, तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनका सम एक 0 वेक्टर आ रहा है ना, ये ऑब्वियस होता है 0 वेक्टर होगा, तो या तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर होंगे, या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे। ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे, ये तो आपको ट्राइंगल लॉ से ऑलरेडी पता है कि अगर 3 वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं तो उनका सम जो होता है वो 0 आता है ना, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही था कि ये ए वेक्टर है, इस साइड के लॉन्ग बी वेक्टर है और इस साइड के लॉन्ग सी वेक्टर है। तो यहां से चलें और यहीं पे आ जाएं तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो या तो वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है, और या ये भी हो सकता है कि वो कोलिनियर हो। कैसे, जैसे मान लो ए वेक्टर हो जाए 2i कैप, बी वेक्टर हो जाए i कैप, और सी वेक्टर हो जाए -3i कैप। तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम आ रहा है 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है तो या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे या वो कोलिनियर होंगे। लेकिन दोनों ही केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं ना। अगर कोई भी वेक्टर हमें लिखना हो और सी वेक्टर अगर हम ए और बी के टर्म में लिख पा रहे हैं तो फिर वो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। तो यहाँ पर सी वेक्टर को आप ए और बी के टर्म में लिख पा रहे हो ना, तो वो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है कि कभी भी 3 वेक्टर्स का सम 0 आएगा तो वो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और बाकी क्या बोल सकते हैं कि वो या तो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे या वो कोलिनियर होंगे, लेकिन इन एनी केस दे विल बी कोप्लेनर। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो एंगल अगर वेक्टर्स के बीच का ऑब्ट्यूज होता है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी लेस देन 0। ठीक, तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू 7 यानी कि 14 लैम्डा स्क्वायर, -2 इंटू 4 लैम्डा यानी कि माइनस का 8 लैम्डा,
लैम्डा इंटू 1 यानी कि प्लस का लैम्डा, दिस शुड बी लेस देन 0। तो यहां से आ गया 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन 0। तो 7 लैम्डा शायद कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लिया, तो 7 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो अब ये सिंपल सी इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करना सभी को आता होगा होपफुली। तो नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1/2 और प्लस माइनस और प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो क्या आ गया आंसर, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू हाफ, और यही आपका आंसर आ गया। एक्यूट बोला होता तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कर देते, और फिर क्या आंसर आ जाता, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ए इज x1 y1 where x1 is equals to 1 on the curve this, the tangent at a cuts the x axis at b, find the value of oa dot ab। तो एक पॉइंट ए है जो इस कर्व पर लाई कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, और ए पर जो टेंजेंट खींची है वो एक्स एक्सिस को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ओ ए डॉट ए बी चाहिए, जहां पर ओ ओरिजिन होगा, तो हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जिससे ये वेक्टर्स आ जाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि x1 y1 कर्व पर लाई कर रहा है, तो y1 इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 10, यानी कि कितना आ गया, 12 आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ गए, 1,12। और अगर ए का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आई कैप प्लस 12 j कैप। ठीक, चलो इतनी बात तो अपने को क्लियर हो गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब देखो इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये 2D कर्व है, तो एक तो आप वो तरीका लगा सकते हो, और टेंजेंट की इक्वेशन 1,12 पे निकालनी, तो एक तो वो तरीका लगा सकते हो कि y की जगह रख दो y प्लस y1/2, ये x1 y1 का काम करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह x x1 और x की जगह x प्लस x1/2, बाकी 1 को 1 रहने दो। या फिर नॉर्मल डिफरेंशिएट करके भी टेंजेंट की स्लोप निकाल लो, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, 2x+1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy/dx एट x1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम a पर टेंजेंट की स्लोप चाह रहे हैं। तो वो कितने आ जाएगा, 2+1 यानी कि 3। तो टेंजेंट की स्लोप आ गई, और पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, यानी कि 3x माइनस x1। अब हमें b पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, और b x एक्सिस पर है, तो b के लिए y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -12 इज इक्वल्स टू 3x-1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -4, और +1 होगा तो -3। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, -3,0। और अगर अपने को b का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, वो कितना आ गया है, -3i कैप। ठीक, इतनी बात क्लियर सभी को। चलो उसके बाद ए बी वेक्टर लिख दे, मतलब एकदम प्रोसीजरल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो यानी कि माइनस का 3i कैप माइनस का आई कैप माइनस का 12j कैप, यानी कि माइनस का 4i कैप और माइनस का 12j कैप। तो अपने को अब क्या चाहिए फाइनली, ओ ए डॉट ए बी। ठीक, तो ओ ए डॉट ए बी कितना आ जाएगा, वो देख लेते हैं। तो 4 इंटू -4 इंटू 1, तो -4, -12 इंटू +12 यानी कि माइनस का 144। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, माइनस का 148, है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक दो चीजें यूज हो रही हैं। बाकी कहीं एज सच बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है कि ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, और ये हर x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए ऑप्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, तो आपको c की वैल्यूज बतानी है कि क्या होंगी। ठीक, तो देखो बात समझना, यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि log अपनी पूरी डोमेन ले रहा है, और बोल रहे हैं कि आप 0 से इन्फिनिटी में यहाँ कुछ भी इनपुट कराओगे, इन वेक्टर्स के बीच हमेशा ऑप्ट्यूज एंगल रहेगा। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, तो पहले तो log x दिख रहा है, उसको हम लोग t मान सकते हैं, जिससे बार बार log को हमें यूज ना करना पड़े।
तो log x को t मान लिया। अब देखो ध्यान देना, log को उसकी पूरी डोमेन मिल रही है तो वो पूरी रेंज ले लेगा। तो log को अगर उसकी पूरी डोमेन मिल जाती है तो उसकी रेंज क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसकी वैल्यू कहां से कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो राइट हैंड साइड उसके बराबर है तो उसकी वैल्यू भी कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर। तो जब log x को t रखा तो t क्या होगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि log x ऑल रियल नंबर अपनी रेंज लेगा 0 से इंफिनिटी में। तो अब वेक्टर्स क्या बन गए, एक बार लिख लेते हैं। तो ए बन गया सी टी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये बन गया टी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी टी के कैप। और वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक, और हमेशा ये रहना है, हर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी के लिए रहना है, यानी कि हर t बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए रहना है। तो यानी कि फॉर एवरी t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कितना आ जाएगा ये जरा देखना, ये आ जाएगा सी टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3 2 6, यानी कि 6 ct। दिस शुड बी लेस देन 0। और एक बार इसको और लिख लें फिर आगे की बात करें। तो सी टी स्क्वायर प्लस 6 ct माइनस 12 should be less than 0 for every t belongs to real number। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि t में एक इनइक्वालिटी है जो कि हमेशा क्या रहे, लेस देन 0 के लिए ट्रू रहे, है ना। यानी कि ये इनइक्वालिटी हमेशा लेस देन 0 रहे। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो क्या अप्रोच लगाई जाए अपने पास, कि कोई क्वाड्रेटिक हम लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा निगेटिव रहे। तो कोई क्वाड्रेटिक हमेशा कब निगेटिव रहती है, जब उसमें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, जो कि यहाँ पर सी है, तो सी लेस देन 0 हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 हो, यानी कि डी शुड बी लेस देन 0। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 36 c² प्लस 48 c शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 36 या 12 c कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 3 c प्लस 4 लेस देन 0। तो ये तो बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी है अपने लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर लाइन पे वो लिख लेते हैं और साइन चेंज देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3 और ये आ जाएगा 0। तो प्लस माइनस और प्लस, अपने को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा c बिलोंग्स टू -4/3 से 0। तो दोनों केसेस जो दो चीजें निकाली हैं उसका इंटरसेक्शन अगर लोगे, अगर इसका फर्स्ट बोल दें, इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड बोल दें, तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही सेट आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, कि ये जो इनइक्वालिटी दी है तो हमने इसमें क्वाड्रेटिक के नियम लगाए हैं। यानी कि हम लोग ने बोला कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कहीं ऐसा लिखा नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक रहना जरूरी है। तो जब c 0 हो रहा होगा तब इस इनइक्वालिटी को एक बार फिर से हम लोग चेक करके देख लेंगे, कहीं तब भी तो ये हमेशा ट्रू नहीं आ रही है। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी में c को 0 रख दो तो क्या आ रहा है, देखो -12 लेस देन 0 आ रहा है। और क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो यानी कि 0 भी हमारे आंसर का पार्ट होना चाहिए, गिवन दैट कि c को 0 रखने से वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल ना हो जा रहे हो बस, है ना। यानी कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री ना हो जा रहा हो। तो c को 0 रखने से पहला वेक्टर बनेगा -6 j कैप प्लस 3 k कैप, और दूसरा वेक्टर बनेगा c को 0 रखने से ये कुछ बन जाएगा ti कैप प्लस 2 j कैप। तो ये पैरेलल तो होने से रहे, क्यों, क्योंकि इसमें वो नहीं है, आई नहीं है और इसमें के नहीं है, यानी कि सी की वैल्यू 0 भी हमारे आंसर का पार्ट होगी। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन आएगा -4/3 से 0, और फिर सी की वैल्यू 0 को हम लोग अलग से इंक्लूड करेंगे, जो कई बार लोग मिस कर जाते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, -4/3 से 0, और 0 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। और आप चेक करके भी देख सकते हो कि सी की वैल्यू 0 रखोगे
तो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो अपने आप ऑब्ट्यूस आ रहा होगा हर टी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कैंसिलेशन हो रहा होगा। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब ये क्वेश्चन है कि ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप है और बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और जो x1 x2 x3 हैं वो इस सेट से उठा रहे हैं, और ये सेट में आप मान लो कि इसको इन्फिनिट तक नहीं ले जाते हैं, इस सेट को 10 पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेट जो है वो 1 2 3 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो x1 x2 x3 इसी सेट से उठाए जा रहे हैं, तो कितने वेक्टर्स ए बनेंगे सच दैट ए डॉट बी 0 आ रहा है? तो पहले तो लिखते हैं कि ए डॉट बी आ क्या रहा है। तो ए डॉट बी आ रहा है x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से ये वेक्टर का क्वेश्चन कम रह गया है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ज्यादा बन गया है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि x1 माइनस 2x2 प्लस x3 0, है ना? तो क्या क्या या कितने तरीके से ये चीज इक्वेशन होल्ड कर सकती है जहां x1 x2 x3 1 से 10 तक जा रहे हैं, ये अपने को सोचना है। तो देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि केस वन अगर हम लोग उसको बोल दें कि क्या हो जाए कि x1 x2 x3 सबके सब बराबर हो जाए, x1 बराबर x2 बराबर x3। तो देखो ऊपर जो इक्वेशन है वो होल्ड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? x1 x2 x3 तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो x1 x2 x3 को बराबर होने के कितने तरीके हैं? या तो सबके सब 1 हो जाए, या सबके सब 2 हो जाए, या सबके सब 3, ऐसे करके सबके सब 10 हो जाए। तो इसके कितने तरीके हो गए? 10 वेज हो गए। ठीक, उसके बाद और क्या हो सकता है कि बराबर ना हो। ठीक, तो केस 2 देख लेते हैं। तो केस 2 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो आप, तो क्या आ रहा है? x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2x2। और इसको देख के थोड़ा बहुत आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि x1 x2 x3 किस में है? x1 x2 x3 हैं एपी में। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने जो प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें सीखा था कि एपी में नंबर्स अगर सेलेक्ट करने हो किसी गिवन सेट से तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उसका लॉजिक हम लोग ने क्या सीखा था वहां पर कि ये नंबर इवन है, तो x1 और x3 भी क्या होने चाहिए? x1 प्लस x3 क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और वो कैसे आ सकता है? या तो बोथ ऑड हो, दो नंबर्स का सम इवन कैसे आ सकता है? या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन। भाई इसको आपको पूरा तो नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर्स एपी वाले केस कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, या तो दोनों इवन नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं x1 और x3, या दोनों ऑड सेलेक्ट कर लेते हैं और x1 x3 को सेलेक्ट करने के बाद x2 को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने x1 और x3 1 और 3 सेलेक्ट कर लिए, तो x2 को सेलेक्ट करने का अब एक ही तरीका है कि आपको 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगी। मान लो आपने x1 को 2 ले लिया और x3 को ले लिया 6, तो अब इसके लिए x2 के लिए एक ही तरीका है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या? 4। तो या तो हम क्या करें, हमारे पास 5 ऑड नंबर हैं, 5 इवन नंबर हैं, तो या तो हम 5 में से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लें या फिर 5 में से 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लें, और दोनों ही केस में उसको सेलेक्ट करने का, x2 को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। लेकिन बात समझना कि जब तुमने 5 में से मान लो 2 ऑड नंबर सेलेक्ट किए, वो नंबर थे 1 और 7, तो तुम x1 और x3 को ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हो कि x1 को 1 और x3 को 7 दे दो, या फिर तुम ऐसे भी असाइन कर सकते हो कि इसको 1 दे दो x3 को और 7 दे दो x1 को। तो जब दो वैल्यू आ जाएंगी अपने पास 5c2 से, दो ऑड या दो इवन, तो उनको x1 और x3 में देने का तरीका कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। तो इनटू एक क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल भी आएगा। तो 5c2 कितना होता है? 5c2 होता है 10, और का मतलब होता है प्लस, तो 10 प्लस 10 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 40। और बाकी 10 तरीके यहां से आए थे जब सारे के सारे नंबर्स बराबर हो रहे थे। तो टोटल तरीके कितने आ गए? 40 प्लस 10 यानी कि 50। तो कितने पॉसिबल ए वेक्टर है यहाँ पर? 50 ए वेक्टर्स पॉसिबल है ना? एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये इक्वेशन आई, तो हमने बोला कि इस इक्वेशन को होल्ड करने का एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि x1 x2 x3 बराबर हो जाए। उसके कितने तरीके होंगे? 10, सबके सब 1, सबके सब 2, सबके सब 3, या फिर ऐसे करके सबके सब 10।
या फिर बराबर ना हो। तो फिर हमने देखा कि x1 प्लस एक्स थ्री बराबर 2x2 आ रहा था, यानी नंबर्स एपी में है। तो नंबर्स एपी में सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं, यहाँ पर 2x2 हमेशा इवन होगा, तो x1 प्लस एक्स थ्री को भी इवन होना पड़ेगा, यानी कि या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। तो 5 ऑड नंबर थे, 5 इवन नंबर थे, तो हमने 5 में से जैसे 2 ऑड सेलेक्ट कर लिए तो 5c2, या फिर 5 में से 2 इवन सेलेक्ट कर लिए तो 5c2। और जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x1 और x3 एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, तो x2 को सेलेक्ट करने के लिए एक ही तरीका होता है कि जैसे 1 और 7 तुमने x1 और x3 सेलेक्ट कर लिए, तो x2 को सेलेक्ट करने का फिर आपके पास एक ही तरीका होगा कि x2 को 4 ही होना पड़ेगा, है ना, तभी 1 4 7 एपी में बनेंगे। तो इंटू 1। लेकिन ये लास्ट में 2 फैक्टोरियल क्यों किया, कि जब हमने 5c2 से 1 और 7 सेलेक्ट किए, तो x1 x3 इस सीक्वेंस में भी रख सकते हैं उनको, x3 x1, क्योंकि अलग अलग वेक्टर आएंगे, है ना। जब x1 को 1 दोगे और x3 को 7, तो दूसरा वेक्टर आएगा, और x1 को 3 दोगे और सॉरी x3 को 1 दोगे और x1 को 7 दोगे तो दूसरा वेक्टर आएगा, है ना। तो अलग अलग वेक्टर आएंगे, तो इसीलिए आखिरी में 2 फैक्टोरियल क्या है, और फिर दोनों को जोड़ के अपना आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक। उसके बाद ये एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, जैसे एक पहले भी हम लोग ने किया था जिसका -148 आया था। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और प्लस क्रॉस प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।